भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े 2-4 सवाल आपको मिल ही मिल जाए। वर्तमान की बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3 में गांधी से संबंधित 2 से 3 सवाल थे। जी हाँ, सभी, चाहे वो आप 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9, 10, 11, 12 की बात करें, सब में गांधी से संबंधित प्रश्न होते ही होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग गांधी से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी चैप्टर परीक्षा के नज़र से बहुत ही उपयोगी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट गांधी के बारे में जान लेंगे। जी हाँ, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम ये भी आपसे बताने वाले हैं कि गांधी से जुड़े कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। जी हाँ, गांधी एक बहुत बड़ी भूल भुलैया कह सकते हैं और इसमें गोता लगाना आप अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गांधी से रिलेटेड सभी परीक्षाओं के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद रहते ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम 3 मिनट जरूर देखिए, क्योंकि 3 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि गांधी से जुड़े चीज़ों पे जानना आपके लिए कितना आवश्यक है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ कंसेप्ट गांधी जी के बारे में। जी हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो चलिए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में गांधी जी के पहले जो बेसिक चीज़ हैं जहाँ से सवाल बन रहे हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था। इनका उपनाम जो था वो क्या था? मोनिया। जी हाँ, अगर सवाल बनता है तो मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन उपनाम के बारे में अगर पूछ दे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के फंसने के उम्मीद होते हैं। तो इसलिए मोनिया इनका उपनाम है, याद रखिएगा। और पिताजी का नाम जो था इन्हीं के नाम में छुपा रहता है, यानी कि करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। माता जी का नाम पुतलीबाई। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869। जी हाँ, और मृत्यु कब होती है आप लोग को ये डेट तो अवश्य ही जानकारी होगी, लेकिन ये फैक्ट है इसलिए जानना जरूरी है कि 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कैसे हुई थी, किसने मारा था, आपको सब कुछ पता है। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। जी हाँ, यह सवाल पिछले दिनों हेड मास्टर की परीक्षा हुई थी बीपीएससी के द्वारा, उसमें पूछा गया सवाल है कि गांधी जी का जन्म स्थान क्या है। गांधीनगर, अहमदाबाद और पोरबंदर भी दिया हुआ था। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं करके ऑप्शन था। तो आज आप लोग जान ले कि गांधी जी का जन्म स्थान जो है पोरबंदर जिला गुजरात में है। और इनकी शादी कब हुई तो 1883। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम है और इन्हीं के साथ इनकी विवाह हुई। इनके पुत्रों के नाम क्या क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीरालाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। टोटल इनके 4 पुत्र थे। जी हाँ, कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स आपके लिए जरूरी है। और इनके राजनीतिक गुरु के बारे में वर्तमान टीआरई 1 to 5 की परीक्षा की बात करें तो इसमें पूछा गया सवाल है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। वहां पे आप लोग देखे होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले का भी ऑप्शन उसमें था। ये पूछा गया, रिपीटेड सवाल 2 मिल गए। कितने? 4 कॉलम पढ़ने पे ही 2 रिपीटेड सवाल मिल गए। अब आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि गांधी जी से जुड़े प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो भी साथी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्य शिष्य इनके कौन कौन थे। तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन,
ये नाम उन्होंने महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया नाम था। किनको दिया था? तो मैडलिन स्लेड को यह नाम उन्होंने दिया था, क्योंकि वो इंग्लैंड से थी, अंग्रेज थी वो महिला, लेकिन उनको जो नामकरण था उनका मीराबेन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो मैडलिन स्लेड उनका वास्तविक नाम था। जी हाँ, ये भी प्रश्न बन सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कानून की पढ़ाई के लिए कहां प्रस्थान किए थे? तो इंग्लैंड। कब गए? 1888 में मुंबई से गए थे। और कानून बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त की? तो 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में कहां गए? तो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। कब गए थे? 1893 में। टोटल गांधी जी कितने साल जो है साउथ अफ्रीका में रहे? तो 15 साल, याद रखिएगा। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो 1894 में महात्मा गांधी ने की। दक्षिण अफ्रीका के जुलूओ बोअर पदक इनको कब मिला? तो 1899 में। कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो आपको याद होगा दिल्ली दरबार, उसी समय कैसरे हिंद की उपाधि जो है 9 जनवरी 1915 को मिला। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार, ये देखिए ये भी हेडमास्टर की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये प्रथम बार गांधी जी 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, प्रथम बार। उसके बाद वापस वो इंग्लैंड चले गए थे। अगर आप 1893 से जोड़ेंगे 1822 तक तो 22 साल होता है, लेकिन यही एक साल 1901 की ईस्वी में गांधी जी इंडिया में रहे थे, इसीलिए टोटल अफ्रीका में वो 21 साल रहे थे, याद रखिएगा। क्योंकि वापस कब आए? तो वापस जब आने की तिथि है और जाने की तिथि को जब आप माइनस करेंगे तो 22 आता है। तो लोग ऐसा पूछते हैं कि 21 साल कैसे रहे, 22 साल हुआ। तो यही एक साल 1901 में भारत में वो रहे हुए थे। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में कौन से आश्रम की स्थापना उन्होंने किया? तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की। कभी कभी ये भी पूछता है कि गांधी जी ने पहला आश्रम जो स्थापना किया उसका नाम क्या था? तो फिनिक्स आश्रम, याद रखिएगा। फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका डरबन में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया आश्रम था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। स्वतंत्रता का प्रथम प्रयोग कहाँ से उन्होंने किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से। ये सवाल बनते हैं। जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव कब हुआ उनका? तो गांधी जी के जीवन का प्रथम जेल अनुभव जो है 1908 ईस्वी में हुआ। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना उन्होंने कहाँ किया? तो ये भी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्ष रही? तो 21 वर्ष की, याद रखिएगा। ये टॉपिक, इस पे सवाल बनते हैं। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को। जी हाँ, और आते ही उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था साबरमती आश्रम। जी हाँ, कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने पहली बार कब की थी? तो बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस जो कर्नाटक हुआ था 1924, उसी में इन्होंने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आत्मकथा कौन सा लिखे थे? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। देखिए एग्जामिनर कैसे घुमाता है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वहां पे लिख देगा कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो ऐसे ऑप्शन बोल के भी आता है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू, ऐसा दे देगा अगर ऑप्शन तो उसको मारिएगा, क्योंकि इसका सही मीनिंग यही हिंदी में होता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई? 1925
1925 में। ये सारी गांधी जी के द्वारा किया गया चीजें हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम भी पूछता है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो इनका जीवनी है, और उसके बाद इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स ये जो है इन्होंने ही लिखा है। अनासक्ति योग इनका ही लिखा हुआ है। हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने लिखा, और गीता माता इन्होंने। सप्त महावर्त गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध इसी जो पुस्तक में मिलता है, सप्त महावत में ही मिलता है। सुनो विद्यार्थियों इन्हीं का लिखा हुआ है, और इनके द्वारा समाचार पत्र का भी स्थापना किया गया, प्रकाशित किया गया। तो प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1886 राजकोट से यह संपादित होता था। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में इसका जो है प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में होता था 1903 ईस्वी से। यंग इंडिया 1919 ये भारत से ही होता था। हरिजन ये भी आपका भारत से ही होता था। 1932 में इसका जो है संपादक और संपादन हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करें कुछ उपाधियों के बारे में। तो आप देखेंगे कि उपाधि और संबोधनकर्ता के समय कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली इन्हें? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती वाला सार्जेंट इन्हें कब कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के समय। और भंगी शिरोमणि इसे कब कहा गया? तो जो है गांधी के प्रवास के दौरान, जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी थे उस समय। कूली बैरिस्टर कहाँ कहा गया था? तो एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही कहा गया था। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के जो सहयोगी थे इनके, वो इन्हें करमवीर कहा करते। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज समझौता, ये इस वीडियो की टॉपिक का नाम है। जी हाँ, अगर आपसे हम बात करें कि दिल्ली समझौता कब हुआ या दिल्ली समझौता को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, और यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को स्थगन करने की बात की गई थी? जी हाँ दोस्तों, यह हमने आपको अभी बताया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम पीरियड था उस समय 1931 का टाइम पीरियड। कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसके स्थगन की बात की गई थी और इसी प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं टॉपिक की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। जी हाँ, इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था। जी हाँ, अब आपसे हम बात करते हैं कि गांधी जी जो लंदन में ठहरे हुए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस हॉल का क्या नाम था? तो उस हॉल का नाम था किंग्सले हॉल, जिसमें गांधी जी लंदन में ठहरे हुए थे। और कौन से जहाज को कहां से पकड़ के लंदन गए? तो मुंबई से महात्मा गांधी ने जो जहाज पकड़ा उसका नाम था SS राजपुताना। ये पानी का जहाज हुआ करता था, इसी से गांधी जी लंदन गए हुए थे, और जहां ठहरे हुए थे लंदन में, उस हॉल का नाम था किंग्सले हॉल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अभी तक जितने भी आप लोगों ने टॉपिक्स को देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब प्रतिनिधित्व किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे महात्मा गांधी किए थे। जी हाँ, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो सही जवाब इसका होगा मौलाना मोहम्मद अली। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प प्रारूपित किया था? तो ये प्रारूप जो तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल तैयार किए हुए थे। जी हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी TRE 1 के प्राइमरी लेवल में तो नहीं, 6 to 8 में इस तरह के प्रश्न को पूछे जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था हाफ नेक्ड बेगर, यानी कि अर्धनग्गा फकीर। विंस्टन चर्चिल उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा यह बयान दिया गया था कि जो गांधी हैं वो अर्धनंगा फकीर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे कब कब हुआ गोलमेज सम्मेलन उसके बारे में इस फैक्ट्स को जान लेते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए कौन से वर्ष में हुए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। इसमें जो है जो अभी आप लोगों ने देखा मौलाना कलाम जी के तरफ से यह इसका जो है किया गया था प्रतिनिधित्व, मौलाना मोहम्मद अली जी के तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। और बात करते हैं द्वितीय की, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो किए थे गांधी जी किए थे। अब कब हुआ था तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 सितंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक रहा। जी हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल हुआ करते थे, उनके तरफ से भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया गया था। जी हाँ, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में यानी कि गांधी इरविन समझौते में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में यह असफल रहा। जी हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी जब इंडिया आए तो आकर यही कहे आया हूं तो खाली हाथ, लेकिन अपने स्वाभिमान और भारत के सर को हमने झुकने नहीं दिया है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। अब बात करते हैं कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये थे BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गांधी तथा इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, लगभग पूछा ही जाता है। अगर गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये प्रश्न अवश्य बनता है। सरोजिनी नायडू के तरफ से यह कहा गया था कि गांधी और इरविन दो महात्मा हैं। अब बात करते हैं कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो 1931 के टाइम पीरियड पे कराची अधिवेशन में इसको जो है स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं, आप देखें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय से हिस्सा लिया था, स्वयं के खर्च से हिस्सा लिया था? तो मदन मोहन मालवीय थे और एनी बेसेंट थी। जी हाँ, उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक्स आप लोग को अच्छे लगेंगे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आप परीक्षाओं में देखा करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में देखने को अवश्य मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि बताते चले आपको कि ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को उस समय क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। जी हाँ, क्लीमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, प्रमुख नेता हुआ करते थे। उन्होंने सत्ता 1945 में हासिल किया।
नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था, वो लगभग खत्म हो चुका था। उस समय भारत सचिव आए थे, उनके 2 सदस्य और भी आए थे। तो भारत सचिव के तौर पर आए थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए जो है एक शिष्टमंडल को लेकर आए थे। यह भेजने का निर्णय क्लीमेंट एटली उस समय के प्रधानमंत्री का निर्णय था। कैबिनेट मिशन फाइनली 2 अप्रैल 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद अन्य 2 सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, वो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और जो एबी अलेक्जेंडर थे वो नेवी यानी कि नौसेना के मंत्री हुआ करते थे। कैबिनेट मिशन ने जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। त्रिस्तरीय कहने का मतलब कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा और ब्रिटिश प्रांत और जो है मुस्लिम प्रांत, ये सभी को एक गुट करके चलाने का प्रस्ताव लिया गया था। उसमें जो प्रांतों में छोटे बड़े जो भी गुट थे उनको एक जगह करने की बात की गई थी और 3 श्रेणियों में बांटने की बात, जैसे अ ब स 3 श्रेणी में विभक्त करने की बात की गई थी। तो फाइनली क्या हुआ कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव की घोषणा करता है, जिसमें कुछ प्रस्ताव हमने यहाँ पे आज के इस वीडियो में मेंशन भी किया है, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, और इसका सबसे ज़्यादा समर्थन करने वाले कौन व्यक्ति थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ये कैबिनेट मिशन के बहुत बड़े समर्थक के तौर पे उस समय माने जाते थे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा जानते हैं, क्या कुछ आज के प्रमुख टॉपिक है इस वीडियो का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताना ना भूलें, अगर यह वीडियो का फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा अंतरिम कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार के कुछ मुख्य पॉइंट पे बात करते हैं। जैसा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो थे, लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया था, तो उसका सही नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। उन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 2 मार्च 1946 को भारत आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया था। जी हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता में भारत मंत्री कौन कौन थे। तो भारत मंत्री हुआ करते थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स क्या थे, तो आपको हम बताते चले, पहले भी हमने बताया कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे और एबी अलेक्जेंडर जो है नेवी के यानी कि नौसेना के मंत्री हुआ करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय मौलाना जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष हुआ करते थे। वो अध्यक्ष कब से कब तक थे, तो इस बात को आप लोग जान लें कि 1940 से 1945 तक मौलाना अब्दुल आज़ाद अध्यक्ष थे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत के वायसराय उस समय के टाइम पीरियड पे लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे। लॉर्ड वेवेल उस समय के वायसराय हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया, तो यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा ये जो है फुल सपोर्ट किया गया कैबिनेट मिशन का। इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 3 प्रावधान थे जो मेन पॉइंट थे, भारत में एकता को बनाए रखी जाए, और दूसरा जो था मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी गई, और तीसरा जो था भारत एवं एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियायतें शामिल होंगी। चौथा जो था संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व जो करेंगे वो शामिल होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को। ये कार्रवाई दिवस में सबसे ज़्यादा प्रभावित जगह कौन सा था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो ये नोआखली गए थे। सबसे ज़्यादा हिंसा यहीं पर की थी और यहीं पे गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री का खिताब मिला था। जी हाँ, यहाँ बात करते हैं नोआखली में जो है गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई, तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स, वहीं पे इनको माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। यह बात कर लेते हैं कि वर्ष 1922 के कांग्रेस अध्यक्ष में अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, तो यह जो विचार था गांधी जी का विचार था कि भारतीयों के लिए जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया, तो वो कैबिनेट मिशन था, जिसमें कहा गया कि आप अपने लिए क्या संविधान बना सकते हैं। एक चैलेंज के तौर पे भारतीयों ने लिया और फाइनली संविधान को बना के दिखाया भी। यहाँ पे बात करते हैं कि जब क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दल जो थे या निर्दलीय कह सकते हैं वो 15 थे। टोटल 296 सदस्यों का चुनाव उसमें हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ, तो वो टाइम पीरियड था 9 दिसंबर 1946 को यह आयोजित हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुना गया। इसको तो आप लोग सभी जानते होंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया और ठीक 2 दिन बाद ही अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है तो राजेंद्र बाबू को चुना जाता है। वायसराय वेवेल द्वारा अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। किनको दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को जो है अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया गया था। स्वाभाविक है, कांग्रेस के 208 सीटें थे तो सबसे ज़्यादा सीट होने के कारण स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का गठन सबसे ज़्यादा सीट जिनका होता है उन्हीं को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए, 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने यह बनाया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में किनको कौन सा विभाग मिला, इस पर हम लोग चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अंतरिम सरकार में क्या क्या किनको किनको क्या मिला, कौन थे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था, तो ये थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले के एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? गृह मंत्रालय था, गृह सूचना प्रसारण विभाग और रियासत संबंधित मामले थे। बलदेव सिंह के साथ रक्षा विभाग था। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। सी राजगोपालचारी शिक्षा विभाग था, यहाँ पे देख सकते हैं। और CH भाभा थे, इनके पास कार्य खान एवं बंदरगाह का डिपार्टमेंट था। राजेंद्र बाबू के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आशफ अली के पास रेल विभाग था और जगजीवन बाबू के पास श्रम विभाग था। और लियाकत अली को सबसे बड़ा जिम्मा दिया गया था, किसका? वित्त विभाग का जिम्मा लियाकत अली खान को दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टॉपिक पे प्रश्न बनते हैं आयोग के किसी भी परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।